नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का दूसरा पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पहले फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए, वरना ये आपके सर के ऊपर से निकल जाने वाली है, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो अब शुरू करते हैं। जब उन्होंने अपने थॉट एक्सपेरिमेंट से ये इमेजिन किया कि स्पेस कर्व हो सकता है, तब उन्होंने अपनी स्टडी स्पेस पर शुरू की। तो अब उन्हें यह बात तो पहले से पता थी कि स्पेस 3 डायमेंशन है और समय 4th डायमेंशन है। अब समय 4th डायमेंशन क्यों है ये तो मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। लाइट की स्पीड कभी चेंज नहीं होती, बल्कि लाइट की स्पीड को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए नेचर टाइम को ही चेंज कर देती है। अब जैसे लंबाई चौड़ाई मापने की एक यूनिट है, वैसे ही टाइम भी मापने की एक यूनिट है, इसलिए टाइम 4th डायमेंशन है। तो अब उन्हें यह बात तो पहले से पता थी कि टाइम 4th डायमेंशन है, लेकिन उन्हें यह बात अब पता चली कि टाइम 4th डायमेंशन नहीं है, बल्कि टाइम 4th डायमेंशन का एक भाग है, या फिर कह सकते हैं कि टाइम एक डायमेंशन है और 4th डायमेंशन, इन दोनों को मिलाकर स्पेस टाइम को 4th डायमेंशन बोलेंगे। यानी स्पेस टाइम 4th डायमेंशन है, ना कि केवल टाइम 4th डायमेंशन है। अब स्पेस टाइम की गुत्थी को सुलझाते हैं कि स्पेस टाइम दरअसल है क्या। तो स्पेस असल में ब्रह्मांड की जितनी भी खाली जगह है, चाहे पृथ्वी पर हो या अंतरिक्ष में हो, सारी जो खाली जगहें हैं वो सब स्पेस है, और टाइम इस स्पेस को बांधे रखता है, या कह सकते हैं कि इस 3 डायमेंशनल वर्ल्ड को चला रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमें प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर मूव कर रहा है। और आइंस्टाइन ने इन दोनों की अलग अलग कल्पना नहीं की, बल्कि एक साथ ही कल्पना की और इसे नाम दिया स्पेस टाइम, और इसी स्पेस टाइम के फैलाव को उन्होंने नाम दिया स्पेस टाइम फैब्रिक, या स्पेस टाइम मेश भी कह सकते हैं। अब जब उन्हें यह बात मालूम हो गई कि पूरा अंतरिक्ष असल में स्पेस टाइम का फैलाव है, या फिर कहें कि पूरे ब्रह्मांड में स्पेस टाइम का एक जाल सा फैला हुआ है, तो अब उन्हें यह जानना था कि ग्रेविटी क्या है। अब जब ग्रेविटी की बात हो रही है तो बिना न्यूटन भाई साहब के तो ग्रेविटी के चैप्टर को कंप्लीट किया ही नहीं जा सकता। तो अब जानते हैं कि न्यूटन ने ग्रेविटी के विषय में क्या कहा है। न्यूटन के अनुसार ग्रेविटी 2 मास वाले ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला आकर्षण बल है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी समेत सभी प्लैनेट सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और सूर्य भी मिल्की वे गैलेक्सी के गैलेक्टिक कोर का चक्कर लगाता है। और उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया जो बहुत ही एक्यूरेसी से परिपूर्ण था, और उन्होंने अपकेंद्री बल का सिद्धांत भी दिया था। अपकेंद्री बल असल में क्या होता है, आप किसी पत्थर में धागा बांधकर उसे चारों ओर घुमाइए तो आप देखते हैं कि वो पत्थर चारों ओर घूमता है, लेकिन ना तो वो अपने रेडियस से बाहर जाता है और ना ही अंदर आकर गिरता है। इसका कारण है कि पत्थर पर एक बल बाहर की ओर लगता है और एक बल जो डोर उसे थामे हुए है उस डोर पर लगता है। तो जो बल पत्थर पर बाहर की ओर लग रहा है उसे अपकेंद्री बल कहेंगे। और पृथ्वी के मामले में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर आदिकाल से ही गोल गोल घूम रही है, तो उस पर शुरुआत से ही एक बल साइड वाइज लग रहा है जो पृथ्वी को बाहर की ओर खींच रहा है, जिसे अपकेंद्री बल कहते हैं। और एक आकर्षण बल जो पृथ्वी और सूर्य के मध्य लग रहा है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो इन दोनों फोर्स का आपस में एक बैलेंस बना हुआ है, जिस कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है और सूर्य में गिरती भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि न्यूटन ने सब कुछ बता तो दिया था कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी समेत सभी प्लैनेट सूर्य का चक्कर भी लगाते हैं और सूर्य में गिरते भी क्यों नहीं है। तो अब बाकी क्या बचा था, आखिर स्पेस टाइम थ्योरी की आवश्यकता ही क्या थी। तो इसके 3 कारण हैं। पहला, उन्हें यह दिखाना था कि लाइट सीधी रेखा में भी चलती है और ग्रेविटी में कर्व भी नहीं होती, बल्कि स्पेस ही खुद को कर्व करता है। दूसरा, उन्हें यह दिखाना था कि लाइट अगर स्पेस में कर्व हो रही है तो ऑब्वियसली लाइट को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, और लाइट ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो जाहिर सी बात है समय ऑटोमेटिकली स्लो होगा। इसे मैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बता चुका हूँ। यानी उन्हें टाइम डायलेशन को भी प्रूव करना था। और तीसरा, उन्हें यह भी प्रूव करना था कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, बल्कि ग्रेविटी किसी हैवी ऑब्जेक्ट जैसे पृथ्वी हुई, सूर्य हुआ, इनके मास के कारण स्पेस टाइम फैब्रिक में होने वाला कर्वेचर है। इन्हीं पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए उन्हें स्पेस टाइम का कंसेप्ट रखने की आवश्यकता पड़ी। तो अब वापस आइंस्टाइन के स्पेस टाइम में आते हैं। तो उन्हें यह बात तो पता चल चुकी थी कि 4th डायमेंशनल स्पेस टाइम ब्रह्मांड में हर तरफ फैला हुआ है, लेकिन अब उन्हें यह दिखाना था कि स्पेस टाइम को आकार में कौन लाता है, उसे शेप कौन देता है। तब उन्होंने अपनी रिसर्च से यह फाइंड किया कि मास इसे शेप देता है। आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम को एक फैब्रिक की तरह बताया, और उन्होंने यह बताया कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है,
बल्कि ग्रेविटी स्पेस टाइम फैब्रिक में होने वाला कर्वेचर है जो हैवी मास वाले ऑब्जेक्ट जैसे पृथ्वी हुई या सन हुआ, इनके मास के कारण स्पेस टाइम को कर्व करता है। जितना ज्यादा मास होगा स्पेस टाइम का फैब्रिक उतना ही ज्यादा कर्व होगा, और जितना ज्यादा स्पेस टाइम फैब्रिक कर्व होगा उतना ही ज्यादा वो कम मास वाले ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में सन का मास सबसे ज्यादा है, तो वो स्पेस टाइम में सबसे ज्यादा कर्व पैदा करता है, और पृथ्वी समेत सभी प्लैनेट जिनका मास सन से कम है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व होते हैं। इसके अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो आपने ट्रेम्पोलिन देखा होगा। अगर उसमें कोई भारी ऑब्जेक्ट रख दें और फिर किसी हल्के ऑब्जेक्ट को हॉरिजेंटली वेलोसिटी देकर छोड़ दें तो वो उस हैवी ऑब्जेक्ट के चक्कर लगाने लगता है। अब सवाल ये उठता है कि ये तो कुछ समय पश्चात उस हैवी ऑब्जेक्ट से टकरा ही जाता है, लेकिन पृथ्वी सूर्य से नहीं टकराती। तो इसका कारण ये है कि ये परफेक्ट 4D स्ट्रक्चर नहीं है, ये तो 2D स्ट्रक्चर है। 4D स्ट्रक्चर में पृथ्वी सन से नहीं टकराती। तो यहाँ पर न्यूटन की ये बात गलत साबित हो गई कि गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। गुरुत्वाकर्षण लगता है लेकिन इनडायरेक्टली, यानी सन के मास के कारण जो स्पेस टाइम में कर्वेचर जनरेट होता है, उस कर्वेचर के कारण पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। लेकिन न्यूटन का अपकेंद्री बल वाला सिद्धांत जरूर कांस्टेंट रहा, यानी हॉरिजेंटली वेलोसिटी के कारण पृथ्वी पर अपकेंद्री बल भी लगता है, और स्पेस टाइम बेंडिंग के कारण पृथ्वी सूर्य में गिरने का प्रयास भी करती है, लेकिन अपकेंद्री बल के कारण गिरती भी नहीं है और सूर्य का चक्कर भी लगाती है। अब बात करते हैं टाइम डायलेशन की। तो आइंस्टाइन ने यह भी बताया कि ग्रेविटी स्पेस के साथ साथ टाइम पर भी असर डालती है, क्योंकि स्पेस और टाइम दोनों एक ही फैब्रिक का हिस्सा हैं। और इसका दूसरा कारण यह भी है कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है, चाहे ग्रेविटी मौजूद हो या ना हो, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइट की स्पीड हर परिस्थिति में कांस्टेंट ही रहेगी। अब मान लीजिए लाइट को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो लाइट सीधा रास्ता ट्रेवल करके चली जाएगी। लेकिन अब मान लो ए और बी के रास्ते में कोई भारी ऑब्जेक्ट जैसे सन को रख दिया जाए, तो अब आप देख सकते हैं कि स्पेस टाइम में बेंडिंग के कारण लाइट को भी बेंड होकर जाना पड़ रहा है, यानी लाइट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इस इक्वेशन से हमें यह पता चलता है कि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। यानी अगर हमें लाइट की स्पीड को कांस्टेंट रखना है और डिस्टेंस बढ़ चुकी है तो हमें टाइम को भी बढ़ाना होगा, तभी लाइट की स्पीड कांस्टेंट रहेगी। यानी नेचर लाइट की स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए टाइम को ही चेंज कर देती है। कहने का मतलब है कि टाइम हमारे लिए तो धीमा ही होगा, लेकिन लाइट के लिए समय उसी गति से बीतेगा। तो अब जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा स्पेस टाइम उतना ही ज्यादा कर्व होगा, और जितना ज्यादा स्पेस टाइम कर्व होगा उतनी ज्यादा ग्रेविटी होगी, और लाइट को उतना ही ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी टाइम उतना ही ज्यादा स्लो होगा। तो इस तरह से उन्होंने टाइम डायलेशन को अपने सेकंड रिसर्च पेपर जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में प्रूव किया था। यहाँ तक आइंस्टाइन ने थ्योरी डिस्कवर की केवल अपने थॉट एक्सपेरिमेंट के जरिए, लेकिन अब दुनिया को इसका प्रूफ चाहिए था कि आइंस्टाइन ने जो हाइपोथेसिस लोगों के सामने प्रस्तुत की है, इसका कोई प्रमाण भी लोगों के सामने प्रस्तुत करें, जिससे कि इसे थ्योरी का टाइटल मिल सके। इसके लिए उन्होंने एक इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर सर आर्थर एडिंगटन की सहायता ली। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जब सन 1919 में सूर्य ग्रहण हुआ तब उन्होंने उन तारों की फोटो खींची जो सूर्य के पास उपस्थित थे। तब उन्होंने वो फोटोज आइंस्टाइन को दिखाई। तब आइंस्टाइन ने अपने कैलकुलेशन से पता किया ये तारे वो तारे नहीं हैं जो सूर्य के पास उपस्थित थे, बल्कि ये फोटोज उन तारों की थी जो सूर्य के पीछे उपस्थित थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन तारों की लाइट जो सूर्य के पीछे उपस्थित थे, सूर्य के मास से जनरेट हुए स्पेस टाइम कर्वेचर में बेंड हो गई थी, और उस बेंडिंग के कारण ही उन तारों की लाइट सूर्य के पीछे उपस्थित होने के बावजूद पृथ्वी तक पहुंचने लगी थी। इसके अलावा उन्होंने मरकरी ग्रह के ऑर्बिट को भी एक्सप्लेन किया, जो कि न्यूटन भी नहीं कर पाए थे। दरअसल मरकरी ग्रह एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। कहने का मतलब है कि बुध ग्रह का ऑर्बिट कभी फिक्स नहीं रहता, और इसका कारण है स्पेस टाइम फैब्रिक। आपने ट्रेम्पोलिन देखा होगा, जब उसमें कोई भारी ऑब्जेक्ट रखकर किसी हल्के ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी देकर मूव कराएं, तो आप देख सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कभी फिक्स ऑर्बिट में नहीं घूमता। कुछ इसी तरीके का स्पेस टाइम फैब्रिक भी होता है। न्यूटन इसे ही प्रूव नहीं कर पाए थे कि मरकरी का ऑर्बिट फिक्स क्यों नहीं रहता, जिसे आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम कर्वेचर के द्वारा प्रूव किया था।
इस थ्योरी का एक प्रैक्टिकल प्रूफ यह भी मिलता है, जो हमारे जीपीएस सैटेलाइट हैं पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर पृथ्वी का चक्कर लगाती हैं और बहुत स्पीड में भी चक्कर लगाती हैं। तो इन दोनों रीजन से उन सैटेलाइट में मौजूद क्लॉक और पृथ्वी पर मौजूद क्लॉक में प्रतिदिन कुछ नैनो सेकंड का अंतर आ जाता है और साइंटिस्ट को हर दिन उन सैटेलाइट्स में मौजूद क्लॉक में टाइम को ठीक करते रहना पड़ता है टाइम डायलेशन की वजह से। तो ये था ग्रेविटी में होने वाला टाइम डायलेशन। इस वीडियो में मैंने हर छोटे से छोटे पॉइंट्स को कवर किया है। तो अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत मेहनत लगी है ये वीडियो बनाने में। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ये वीडियो समय पर मिल जाया करे। तो दोस्तों, ये थी आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।